हेलो, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है, जैसे आप जानते हैं। और मैं रतनगढ़ का जो सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें कक्षा 12 में जो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज हम नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ उदाहरण देखेंगे। कुछ उदाहरण से हम समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन है वो कैसे किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को कैसे लागू किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनको लागू करने का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि जो भविष्य में कोई भी जो सरकार बने तो ये नीति निर्देशक तत्व उन सरकारों के लिए, उन व्यवस्थाओं के लिए, उन प्रशासनिक तंत्रों के लिए एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक, एक मार्ग दिखाने वाले का काम कर सके, एक मार्ग दिखाने वाले के तहत वो काम करे। तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का जो मूल उद्देश्य यही है कि जो भविष्य में बनने वाली सरकारें थी या जो भविष्य में बनने वाली जो सरकारें होंगी, उनके लिए ये गाइडेंस, ये पथ प्रदर्शक, ये मार्गदर्शक, ये मार्ग को दिखाने वाले का काम करे, मार्ग को प्रदर्शित करे और मार्ग को आगे दिखाए। इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इन्हें आयरलैंड की सरकार से या आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें सबकी भागीदारी हो। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भारत में किए गए कानूनों को न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये राज्य के लिए पथ प्रदर्शक नीति निर्देशक तत्वों का काम करते हैं। इन्हें लागू करना या न करना वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें कानून के द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा दिए गए जो तत्व है वो देश में शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का संकलन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को डाला गया है, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में या 51 में हमारे देश के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को मार्गदर्शक के रूप में माना गया है। नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा है इन्हें लागू करना या लागू न करना ये भारत सरकार की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन सरकारों ने इन्हें मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, पथ को दिखाने वाले के रूप में स्वीकार किया है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता, राज्य के लिए अनुकरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सिद्धांतों अथवा तत्वों को निम्नलिखित भागों में
बांटा गया है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक हमारे संविधान निर्माता का उद्देश्य था कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जाए, भारत एक कल्याणकारी राज्य बने। इसके लिए जो भारत है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्वरूप को ग्रहण करे। राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी हो, राज्य सबके लिए भला करे। वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य केवल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र बल्कि व्यक्ति के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन, चिकित्सा सभी का प्रबंधन करता है। लोगों की भलाई करना या कल्याण करना इसका प्रमुख या कल्याणकारी राज्य का प्रमुख दायित्व माना जाता है। कल्याणकारी राज्य है वो जनता के हित के लिए काम करता है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य अपनी नीति का निर्धारण किस प्रकार करेगा। पहला, पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होना चाहिए। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को अपनी जीविका, अपनी आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर मिले। सभी को अपनी जीविका, आजीविका, रोजगार के समान अवसर हो, सबको अपनी आजीविका मिले, सबको अपना अच्छा या सबके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध हो, सबको रोजगार मिले। राज्य है वो रोजगार के साधनों को उपलब्ध करावे। दूसरा था समाज में भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि जो समाज के जो भौतिक संसाधन है उस पर किसी का एक का केंद्र न बने, या कोई व्यक्ति है वो केंद्रीकरण की नीति नहीं अपनाए बल्कि विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन दे। वो केंद्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं दे और वो विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन दे। राज्य का दायित्व है कि वो केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण पर जोर दे, केंद्रीय सत्ता की बजाय विकेंद्रीकृत सत्ता पर अधिक महत्व दे, केंद्रीय सत्ता की बजाय वो विकेंद्रीकरण पर अधिक जोर दे या विकेंद्रीकरण सत्ता पर अधिक महत्व दे। इस प्रकार उत्पादन के साथ भी केंद्रीकरण नहीं हो, विकेंद्रीकरण हो। सार्वजनिक हित के लिए इन संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित के लिए इन्हें प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष, स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जावे। समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी में महिला हो या पुरुष हो, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली औरत हो या आदमी हो, चाहे रेलवे, डाक, पोस्ट ऑफिस, बैंक, जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं उनमें काम करने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। स्त्री पुरुष को, श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो, आर्थिक दुरुपयोग उनका नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से उनको समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जाए। इसके अलावा बच्चों, मैंने सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशित तत्व के भी बारे में आपको बताया था, उसका भी हम आज रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला था कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य का ये परम कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों के लिए, राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता, वन कोड ऑफ कंडक्ट, एक समान आचार संहिता को लागू करे, एक समान आचार संहिता का पालन करे, एक समान आचार संहिता को बनाए। यह राज्य का प्रमुख दायित्व है। राज्य का दायित्व है, अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य का यह प्रमुख दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी के लिए एक समान आचार संहिता को
लागू किया जाए। सभी के लिए एक समान आचार संहिता बनाई जाए, चाहे वो छोरी हो या पुरुष हो। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य क्या करे? संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य 14 वर्ष से जो कम उम्र के बालक और बालिकाएं हैं, 14 वर्ष से जो कम उम्र के बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए राज्य है वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करें। राज्य का यह है कि वह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को प्राथमिकता दे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को प्राथमिकता के रूप में ग्रहण करे। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य का यह है कि जो जनता के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास करें और उनके हर प्रकार के शोषण से उन्हें मुक्ति प्रदान करें। उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रयास करें और उनके शोषण का हर प्रकार से अंत करें। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयास करें। शिक्षा और उनके आर्थिक हितों को मजबूत करें, शिक्षा का प्रबंधन करें, शिक्षा की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करे, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयास करे, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रबंधन करें। इसके लिए हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए, इसके लिए हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 48 के को जोड़ दिया गया है, जिसके तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करें। राज्य पर्यावरण की रक्षा करें, 48 के को जोड़ दिया गया, जिसका तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण को बनाए रखे, जीवों की रक्षा करे, जीवों के संरक्षण के लिए कानून बनाए, जीवों की हत्या को रोकने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित करे। 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े हुए वन औषधि इनके महत्व को बनाए रखे, जंगल बढ़ाएं, पौधारोपण करें। राज्य इसके अतिरिक्त जो भी राज्य के अंतर्गत आने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका राज्य संरक्षण करे। जीव जंतु पेड़ पौधों का संरक्षण करके राज्य उनकी मात्रा को बढ़ाए, राज्य उनकी मात्रा में वृद्धि करे। ये राज्य का कर्तव्य है। इसके अलावा मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी बताया था और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में बताया था। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करें। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करें। राज्य शांति व्यवस्था बनाए रखे। और हमारे देश की नीति हमेशा शांति की नीति रही है। हमारे देश की हमेशा ये नीति रही है जियो और जीने दो। तो राज्य क्या करे? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध न हो, युद्धों को टाला जाए, बातचीत की टेबल के माध्यम से विवादों का हल किया जाए। बातचीत की टेबल के माध्यम से विवादों को सोल्व किया जाए, विवादों का समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और संबंध बनाए रखे। इसके अतिरिक्त राज्य का यह कर्तव्य है कि जो विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध है वो न्यायपूर्ण हो, सद्भावपूर्ण हो, समानतापूर्ण हो। न्यायपूर्ण हो, समानपूर्ण हो, समतापूर्ण हो। राज्य के दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखे। राज्यों के बीच जो संबंध है
वो शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो और सद्भावपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो और सद्भावपूर्ण हो। मैत्री राज्य को, मैत्रीपूर्ण संबंधों को राज्य बढ़ावा दे, युद्धों को बढ़ावा न दे। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर रखे। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर रखे। राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति सम्मान व्यवहार करे। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति बराबर का दृष्टिकोण रखे। राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखे। राष्ट्र का काम है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करे। राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए उत्तम व्यवस्था करे, उत्तम व्यवस्था करे। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, कोई भी राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं दुनिया में, उन विवादों का मध्यस्थता की दृष्टि से हल करने की कोशिश करे। राज्य है पंच परमेश्वर की भूमिका निभाए। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में टकराव के बिंदु हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दबाव के बिंदु हैं, वो शांतिपूर्ण समाधान से उन्हें हल किया जाए, शांतिपूर्ण समझौते के द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाए। तो जो राज्य का यह दायित्व है कि जितने भी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय टेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था है, उसका मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाए। मध्यस्थता के माध्यम से राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रियान्वयन करे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वो सुधारने का प्रयास करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो विवाद के विषय हैं उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए। आज जो हमारे नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण है, हमने नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन को कैसे लागू किया? भारत ने नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन को कैसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम इस वीडियो में देखेंगे। भूमि सुधार आजादी से पहले किसान, चाहे किसान आजादी से पहले 1947 से पहले, चाहे किसान, चाहे जमींदारी और जो जागीरदारी प्रथा थी उसके शोषण के शिकार किसान थे। वो जमींदारी और जागीरदारी जिसके तहत किसानों को बेकार करनी पड़ती थी और उन्हें राजस्व का बहुत कम हिस्सा मिलता था। वो बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों के यहाँ पे खेतों में काम करते थे, उन्हें बेकार करनी पड़ती थी, उन्हें काम करना पड़ता था और उन्हें मजदूरी भी नाम मात्र की मिलती थी। किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची 1951 में, किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि को जोतने वाले का अधिकार, भूमि सुधार के अंतर्गत जो भूमि को जोतेगा वही उसका मालिक है। 1951 में भूमि सुधार कानून लागू कर दिया गया है। इस भूमि सुधार कानून के अंतर्गत जो भूमि को जोतेगा, जो भूमि की जुताई करेगा, जो भूमि की पर खेती करेगा, उसी का अधिकार माना जाएगा, उसी को किसान माना जाएगा। जो भूमि को जोतेगा, जो भूमि की जुताई करेगा या जो भूमि पर कार्य करेगा, उसी को जोतने का अधिकार है, वो भूमि पर लागू होगा। दूसरा है पंचायती राज और स्थानीय संस्था। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था निर्देशिका करती है। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। पंचायती राज को संविधान के अनुसार मान्यता मिल गई है। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है। 1993 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम स्तर पर तीसरी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत
बनाया गया है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया गया है, उन्हें सशक्त बनाया गया है, उनको अधिक मजबूत बनाने का काम किया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत बनाया गया है। ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। इसी तरह 74वें संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया है। इसी तरह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जैसे स्थानीय इकाइयों का गठन किया गया है। स्थानीय इकाइयों को अधिक सशक्त बनाया गया है। स्थानीय इकाइयों को अधिक काम सौंपा गया है। स्थानीय इकाइयों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। स्थानीय इकाइयों को मजबूत करने का प्रयास हुआ है। पंचवर्षीय देश की आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। नियोजन का मतलब होता है किसी को काम को करने से पहले उसको योजनाबद्ध ढंग से, उसका योजनाबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन के बारे में सोचना, उसका एक कच्चा लेखा जोखा बनाना और उस पर फिर अपनी नीति को लागू करना। अब तक 11 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है, 12 पंचवर्षीय योजना भी शुरू हो चुकी है। इन योजनाओं में 12 पंचवर्षीय योजना है। इन योजनाओं में कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, सुरक्षा से विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। तो देश में आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब तक 11 पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना है वो वर्तमान जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 2012 से संचालित की गई थी, जो 2017 में पूरी हो गई थी। इन योजनाओं में खेती हो, चाहे जल संसाधन हुए, चाहे पशु नस्ल सुधार, चाहे उद्योग, चाहे परिवहन, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा में विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए। तो भविष्य का आजादी से किसान थे, वो जमींदार थे और जमींदारी प्रथा के शोषण के शिकार थे। किंतु वर्तमान में संविधान के तहत 1951 भूमि सुधार लागू कर दिया गया, जिसके तहत जमीन पर उसके जोतने वाले का अधिकार माना गया है। जमीन पर उसके जोतने वाले का नियंत्रण माना गया है। पंचायती राज और स्थानीय शासन 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का भी गठन किया गया है। पंचवर्षीय योजना देश में आर्थिक विकास के लिए हमने नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया है। नियोजन के महत्व को स्वीकार किया गया है। अब तक 11 पंचवर्षीय योजना यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी है, जो 2017 में खत्म हो चुकी थी।
इन योजनाओं में खेती, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए। जब ये किताब लागू हुई थी उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, लेकिन वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो चुकी है। ये ध्यान में रखना है। आज का टॉपिक सुझाती है मिट्टी निर्देशित तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण कार्य। मिट्टी निर्देशित तत्वों को क्रियान्वयन के काम ये भूमि सुधार, पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना, ये तीनों मैंने आपको समझाए हैं। इनको समझना है। मैं बीच में चाहता हूँ जूम कर ले। जूम करने के बाद आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। यदि किसी के ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ का प्रयोग करके भी आवाज हो सकता है, क्योंकि आवाज आपको थोड़ी गूंजरी महसूस हो रही है, तो ब्लूटूथ का प्रयोग करके आप आवाज को ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। ये आज आपका होमवर्क है, इसे देखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।